आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे मॉड्यूल 5 का रेजिड्यू। रेजिड्यू क्या है इसके लिए देखते हैं पहले। लेट z इज इक्वल टू ए बी अ पोल ऑफ ऑर्डर m ऑफ अ फंक्शन एफ जेड। मतलब क्या है इसका, कोई फंक्शन का अगर एक पोल सेंटर पे लाई करता है, z इज इक्वल्स टू ए पे लाई करता है, तो पोल को रिप्रेजेंट करने के लिए भी हम एक सर्किल बनाते हैं छोटा सा। ठीक है, तो रीजन जिसमें फंक्शन एनालिटिक है वो कौन सा हो गया, इन दो सर्किल के बीच वाला एनुलस रीजन, इसे एनुलस बोलते हैं, रीजन बिटवीन टू कॉन्सेंट्रिक सर्किल। तो अगर कोई फंक्शन इस तरह के रीजन में एनालिटिक है तो वी कैन एक्सपेंड दैट फंक्शन बाय दिस लॉरेंट सीरीज। इस लॉरेंट सीरीज का ये एक्सपेंशन है जो हमने पहले भी पढ़ा था। इस पार्ट को रियल पार्ट ऑफ द लॉरेंट सीरीज बोलते हैं, इस पार्ट को प्रिंसिपल पार्ट ऑफ द लॉरेंट सीरीज बोलते हैं। रेजिड्यू क्या है? Residue is the coefficient, first coefficient of the principal part of the Lorentz series. ये इसका प्रिंसिपल पार्ट है, सीरीज ऑफ नेगेटिव टर्म्स। इसमें जो b1 होता है बाय पुटिंग n इज इक्वल टू 1, इस b1 को ही हम रेसिड्यू बोलते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, 1/2πi जो भी रीजन है एफ जेड डी जेड। तो हम बोलते हैं कॉफिशिएंट b1 इज कॉल्ड रेसिड्यू ऑफ द फंक्शन एट द पोल z इज इक्वल टू ए, और इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, रेसिड्यू ऑफ द फंक्शन एट z इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू b1। अब रेसिड्यू निकालते कैसे हैं? रेसिड्यू हम निकाल क्यों रहे हैं? रेसिड्यू मैथमेटिकल टर्म है, इसको हम कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए निकालते हैं। कोई भी इंटीग्रेशन अगर आपके पास है तो उसको सॉल्व करने के दो मेथड है। आप रेसिड्यू से भी इसको सॉल्व कर सकते हो, आप कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला या थ्योरम लगा के भी इसको सॉल्व कर सकते हो। अगर चॉइस है तो किसी भी मेथड से सॉल्व करो, अदरवाइज एग्जाम में मेंशन होके आता है कि हम रेसिड्यू से इंटीग्रेशन को सॉल्व करें या कॉची थ्योरम से इंटीग्रेशन को सॉल्व करें। तो रेसिड्यू भी एक तरीका है टू सॉल्व द कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन। अब कैसे निकालते हैं रेसिड्यू? रेसिड्यू एट सिंपल पोल। सिंपल पोल मतलब पोल ऑफ ऑर्डर 1। अगर फंक्शन के सिंपल पोल हैं, पोल कैसे निकालते हैं फंक्शन के, बाय पुटिंग डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 0। अगर फंक्शन के सिंपल पोल हैं तो रेसिड्यू का फॉर्मूला होता है, रेसिड्यू ऑफ द फंक्शन एट z इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू लिमिट z टेंडिंग टू ए z माइनस ए एफ जेड। फॉर एग्जाम्पल ये आपके सामने लिखा हुआ है, फाइंड द रेसिड्यू ऑफ दिस फंक्शन एट z इज इक्वल टू ए। ठीक है, हमें z इज इक्वल टू ए पे इस फंक्शन का रेसिड्यू बताना है। तो हमें साफ दिख रहा है z इज इक्वल टू ए इज द पोल ऑफ ऑर्डर 1, तो इस पर रेसिड्यू क्या होगा, हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे, रेसिड्यू ऑफ द फंक्शन एट z इज इक्वल टू ए लिमिट z टेंडिंग टू ए z माइनस ए इंटू एफ जेड की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। तो हमने देखा z माइनस ए से z माइनस ए कैंसिल हो गया, z स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आया, पुट z इज इक्वल टू ए, तो हमारा 0 आ गया, यानी रेसिड्यू एट z इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 0। नाउ टेक अनदर एग्जाम्पल, फाइंड द रेसिड्यू ऑफ एफ जेड ऑफ दिस फंक्शन एट ईच ऑफ इट्स पोल। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि फंक्शन पे पहले पोल निकालिए और हर पोल पे रेसिड्यू निकालिए। तो इस फंक्शन के पोल्स कैसे निकलेंगे, बाय पुटिंग डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 0। डिनोमिनेटर हमने 0 पुट किया तो हमारे 3 पोल आ गए, 0 1 2, तीनों ही पोल ऑफ ऑर्डर 1 है क्योंकि तीनों ही फैक्टर की पावर 1 है। तो अब तीनों पोल पे अलग अलग रेसिड्यू निकालेंगे बाय द सेम फॉर्मूला जो भी हमने पढ़ा। तो सबसे पहले रेसिड्यू ऑफ द फंक्शन एफ जेड एट z इज इक्वल टू 0। हम पहले z इज इक्वल टू 0 पे पोल निकाल रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा, ये लिमिट z टेंडिंग टू a z माइनस a की वैल्यू 0 है इंटू एफ जेड की आपने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, z से z कैंसिल हो गया, जो बचा उसमें z इज इक्वल टू 0 पुट कर दिया, तो ये हमारा रेसिड्यू आ गया एट z इज इक्वल टू 0। सिमिलरली z इज इक्वल टू 1 के लिए कहाँ पे फर्क पड़ रहा है, सिर्फ यहाँ पे फर्क पड़ रहा है और लिमिट पे फर्क पड़ रहा है। तो z इज इक्वल टू 1 पे निकालने के लिए लिमिट z टेंडिंग टू 1 z माइनस 1 इंटू एफ जेड, यहाँ पे z माइनस 1 से z माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, जो बचा उसमें हमने z इज इक्वल टू 1 पुट कर दिया, तो ये z इज इक्वल टू 1 पे हमारा रेसिड्यू आ गया। ऐसे ही z इज इक्वल टू 2 पे निकालेंगे, लिमिट z टेंडिंग टू 2 z माइनस 2 एफ जेड, z माइनस 2 इंटू एफ जेड, z माइनस 2 से z माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, जो बचा उसमें z इज इक्वल टू 2 पुट कर दिया। तो इस तरह से हम फंक्शन के रेसिड्यूज निकाल सकते हैं उनके पोल्स पर। मेथड 2, अगर पोल ऑर्डर n का है, 1 से बड़ा अगर ऑर्डर है तो हम कैसे निकालेंगे रेसिड्यू, 1/n-1 फैक्टोरियल लिमिट z टेंडिंग टू a
n माइनस वन डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म। अब यहाँ पे देखते हैं, हमें इस फंक्शन का रेजिड्यू निकालना है इसके सारे पोल पर। तो इसके दो पोल हैं, z इज इक्वल टू 1 इसका सिंपल पोल है और z इज इक्वल टू 2 इसका पोल ऑफ ऑर्डर 2 है। तो जो z इज इक्वल टू 1 सिंपल पोल है उसमें सिंपल वाली डेफिनेशन लगेगी जो हमने केस 1 पढ़ा, लिमिट z टेंडिंग टू z माइनस a इंटू एफ जेड। यहाँ पे z माइनस वन से z माइनस वन कैंसिल, z इज इक्वल टू 1 पुट करके आ गया। अब 2 पे जब आप निकालोगे, z इज इक्वल टू 2 पे जब रेजिड्यू निकालोगे तो दिस इज द पोल ऑफ ऑर्डर 2, पोल ऑफ ऑर्डर 2। तो यहाँ पे n की जगह क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 1/2 माइनस 1 फैक्टोरियल, 1/2 माइनस 1 फैक्टोरियल, लिमिट z टेंडिंग टू 2, n माइनस वन है डेरिवेटिव, n की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 माइनस 1 कितना हुआ इज इक्वल टू 1। तो 1 टाइम डेरिवेटिव ऑफ z माइनस ए की पावर n इंटू एफ जेड। तो इससे ये कट जाएगा, z माइनस 2 के होल स्क्वायर से होल स्क्वायर, जेड स्क्वायर माइनस जेड माइनस 1 बचा, इसको डिफ्रेंशिएट कर लिया हमने और फिर इसमें लिमिट लगा दी, तो हमारा रेजिड्यू आ गया एट z इज इक्वल टू 2, दैट इज 0। मेथड थर्ड इज, अगर फंक्शन इस तरह की फॉर्म में है कि डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों ही z के फंक्शन है, बट जो डिनोमिनेटर है वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे 0 हो जाता है और उसी पॉइंट पे न्यूमरेटर 0 नहीं होता, ठीक है। तो हम बोलते हैं वेयर z इज इक्वल टू ए इज अ सिंपल पोल। पोल पे ऑब्वियसली डिनोमिनेटर तो 0 ही हो जाएगा बट न्यूमरेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो ऐसे केस में आप रेजिड्यू डायरेक्ट लिख सकते हो फाई ऑफ ए अपॉन जाई डैश ए, डेरिवेटिव ऑफ जाई। ये मेथड तब ज़्यादा काम में आता है जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। जैसे इसमें फर्स्ट एग्जाम्पल में तो आप समझ लीजिए कि कैसे करना होता है। यहाँ पे पहले हमने इसका डिनोमिनेटर 0 पुट किया और पोल निकाला, z इज इक्वल टू 1 इसका पोल आ गया और हम देख रहे हैं कि z इज इक्वल टू 1 पे z इज नॉट इक्वल टू 0। तो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई कि न्यूमरेटर 0 होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, न्यूमरेटर 0 नहीं होना चाहिए और ये 0 होना चाहिए, ठीक है। तो हमने डायरेक्ट लिख दिया फाई ऑफ ए अपॉन फाई डैश ऑफ 1। तो फाई डैश आपको निकालना पड़ेगा इस केस में, जाई डैश, जाई जेड अगर z माइनस 1 है तो जाई डैश कितना होगा, दिस इज इक्वल्स टू 1। तो हमने यहाँ वैल्यू पुट करके 1 निकाल दिया। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, डिटरमाइन द पोल्स एंड रेजिड्यू एट ईच ऑफ द पोल ऑफ द फंक्शन कॉट जेड। कॉट जेड के हमसे रेजिड्यू पूछे हुए हैं इसके पोल्स पर। तो पहले हमने इसको ब्रेक कर लिया कॉस अपॉन साइन में, पुट साइन जेड इज इक्वल्स टू 0, तो हमारे पोल्स निकलेंगे, साइन जेड 0 पुट कर दिया, एन पाई पे 0 होता है तो z इज इक्वल टू एन पाई हो गया फॉर ऑल n इज इक्वल्स टू दिस, ठीक है। अब इसमें अगर हम अपना सेकंड मेथड लगाएं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो हम इसी मेथड को अप्लाई करके देखते हैं। तो इसमें हमें चेक क्या करना है कि z इज इक्वल टू एन पाई पर न्यूमरेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो ऑब्वियसली कॉस एन पाई माइनस 1 की पावर n होता है तो 0 नहीं है, तो हम डायरेक्टली इसका रेजिड्यू लिख सकते हैं z इज इक्वल टू एन पाई, न्यूमरेटर एज इट इज और डिनोमिनेटर को एक बार डिफ्रेंशिएट करके वो पॉइंट रख दो जिस पॉइंट पे हमने पोल निकाला है। तो कॉस जेड साइन जेड का डेरिवेटिव कॉस जेड 1 बच गया, तो इसका आंसर 1 आ गया। मेथड 4 है, अगर हमें रेजिड्यू निकालना है सिंपल पोल पे तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, कॉफिशिएंट ऑफ 1 अपॉन टी इन द एक्सपेंशन ऑफ द फंक्शन a प्लस टी। ये मेथड ज़्यादा काम तब आता है जब पोल का ऑर्डर बड़ा होता है, 3, 4, 5 इस तरह से ऑर्डर हो तो डिफ्रेंशिएट बार बार करना मुश्किल हो जाता है, इस मेथड से आसानी से हो जाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, फाइंड द रेजिड्यू ऑफ दिस फंक्शन एट द पोल ऑफ ऑर्डर 3। तो कौन से पोल का ऑर्डर 3 है, z इज इक्वल टू 1 वाले का, यानी हमसे z इज इक्वल टू 1 पोल पे रेजिड्यू पूछा गया है। तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है 1, तो यहाँ पे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग रेजिड्यू क्या होगा, रेजिड्यू ऑफ द फंक्शन एट z इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू कॉफिशिएंट ऑफ 1 अपॉन टी इन द एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन ऑफ 1 प्लस टी, क्योंकि यहाँ पे a की वैल्यू 1 है। तो अब हमें क्या करना है, फंक्शन ऑफ 1 प्लस टी लिख के उसको बस एक्सपेंड करना है, उसमें कॉफिशिएंट देखेंगे 1 अपॉन टी का क्या है। अब फंक्शन ऑफ 1 प्लस टी क्या होगा, जब फंक्शन ऑफ z ये है तो z की जगह 1 प्लस टी पुट कर दो, 1 प्लस टी का स्क्वायर 1 प्लस टी माइनस 1 तो टी क्यूब बचा, 1 प्लस टी प्लस 1 तो 2 प्लस टी, तो हमारे पास ये फंक्शन आ गया, ठीक है। अब इसका होल स्क्वायर ओपन करके हमने लिख लिया, नीचे अब हम बायनोमियल का यूज करेंगे, यहाँ से मैंने 2 कॉमन ले लिया तो 1 प्लस टी अपॉन 2 बचा, इसको ऊपर ले गए पावर -1
और इसे हमने ओपन कर दिया बाय बायनोमियल थ्योरम। अब इन दोनों ब्रैकेट की हमें मल्टीप्लाई करके सिर्फ वही टर्म सीखनी है जिनमें 1/t आ रहा है, क्योंकि हमें बाकी टर्म से कोई मतलब नहीं है। 1/t², t, 1/t³ किसी भी टर्म से मतलब नहीं है, हमें सिर्फ 1/t का ही कॉफिशिएंट देखना है। तो हमने सिर्फ उन टर्म्स की मल्टीप्लाई करी जिनसे 1/t आ रहा है। मैं 1/t³ की मल्टीप्लाई किस में करूंगी कि 1/t आ जाए? 1t²/4 में। तो यहाँ पे क्या बचा? 1/4t। ऐसे ही नेक्स्ट टर्म देखो, 2/t² की मल्टीप्लाई किस में करोगे कि 1/t आ जाए? -t/2 में। तो एक t से एक t कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो कितना बचा आपका? -1/t। 1/t की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 1/t आ गया। अब जितनी भी बाकी टर्म्स आ रही हैं उनसे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ यही कॉफिशिएंट देखना था। तो 1/t का कॉफिशिएंट यहाँ पे कितना हुआ? 1/t का कॉफिशिएंट हुआ 1/8। तो इस क्वेश्चन में हमारा आंसर आ गया, रेजिड्यू ऑफ द फंक्शन इज 1/8। नेक्स्ट मेथड है, लास्ट मेथड। अगर रेजिड्यू इन्फिनिटी पे पूछा हुआ हो तो रेजिड्यू ऑफ द फंक्शन एट z इज इक्वल टू इन्फिनिटिव का फॉर्मूला ये है, लिमिट z टेंडिंग टू इन्फिनिटिव -z f(z), या आप ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। फंक्शन का एक्सपेंशन कर दो और फिर उसमें 1/z का कॉफिशिएंट देख लो। ये केवल तभी अप्लाई करेंगे जब हमसे रेजिड्यू पूछा हुआ हो एट इन्फिनिटिव पर। फॉर एग्जाम्पल ये जो क्वेश्चन है, फाइंड द रेजिड्यू ऑफ द फंक्शन एट z इज इक्वल टू इन्फिनिटिव। तो हमने f(z) लिखा, f(z) इज इक्वल टू दिस। हम यहाँ पे सेकंड वाला मेथड यूज कर रहे हैं, f(z) को एक्सपेंड कर रहे हैं। तो नीचे से मैंने z² कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा? 1 - 1/z²। इसको ऊपर ले गए, पावर -1 हो गई। ये एक्सपेंशन ओपन कर दिया बायनोमियल से, z की भी अंदर मल्टीप्लाई कर दी। अब हमें किसका देखना है कॉफिशिएंट? 1/z का। तो 1/z का कॉफिशिएंट कितना है यहाँ पे? 1/z का कॉफिशिएंट है 1। माइनस यहाँ पे फॉर्मूले में लगा ही हुआ है, तो यहाँ पे -1 आंसर आ गया। तो ये हमारा लास्ट मेथड था टू फाइंड रेजिड्यू एट z इज इक्वल टू इन्फिनिटी। और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।